ध्यान दो, आज जो लेसन नंबर 5 है NCERT का और RBSC का ये लेसन नंबर है 35, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। इसके विषय में मैंने आपको बताया था आनुवांशिकी का मतलब क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की वंशागति और उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। ये जो शब्द था जेनेटिक्स वो W. बेटसन ने दिया था। किसने दिया था? बेटसन ने। यानी कि इसके अंतर्गत हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, एक तो जीवों में लक्षणों की वंशागति और दूसरा उनमें जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर दो बातें हैं, वंशागति हेरिडिटी और विभिन्नताएं वेरिएशंस। वंशागति का मतलब क्या है? वंशागति को हम आनुवांशिकता भी कहते हैं, हेरिडिटी भी कहते हैं। मतलब एक जीव के लक्षणों का उसकी संतति पीढ़ी में संचरित होने की प्रक्रिया अथवा पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक लक्षणों का आनुवांशिक लक्षणों के संचरित होने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम हेरिडिटी अथवा वंशागति अथवा आनुवांशिकता कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। दूसरा है विभिन्नता या वेरिएशंस। इसका मतलब क्या है? समान जनक माता पिता, एक ही माता पिता के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतानों में जो अंतर पाए जाते हैं उन्हीं अंतरों को विभिन्नताएं कहते हैं। कभी भी एक ही माता पिता के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतानें सेम टू सेम नहीं होती हैं, हूबहू नहीं होती हैं, एक दूसरे का क्लोन नहीं होती हैं, उनमें कुछ अंतर पाया जाता है और संतानों में जो अंतर पाया जाता है उन्हीं अंतरों को विभिन्नताएं कहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। मैंने आपको बताया था फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जबकि जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किया था W. बेटसन ने। और इसी प्रकार हेरिडिटी जो शब्द है, वंशागति जो शब्द है हेरिडिटी, इसका प्रतिपादन किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने इसका प्रतिपादन किया था। आज हम बात करेंगे मेंडल के विषय में। मेंडल सबसे पहला वैज्ञानिक था जिसने आनुवांशिकी के क्षेत्र में आनुवांशिकता को समझाने के लिए सफलतम प्रयोग किए। उससे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई, इसी को प्राप्त हुई। इसके विषय में मैं आपको बता चुका हूँ। मेंडल की सफलता के प्रमुख कारण क्या थे? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लें। मेंडल की सफलता के प्रमुख कारण, पहला कि मेंडल ने अपने से पहले जिन वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में प्रयोग किए उनकी कमियों का विश्लेषण किया और उनको दूर करने का प्रयास किया, पहला। दूसरा, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया। किसका चयन किया था? मटर के पौधे का चयन किया था, क्योंकि उसमें लगभग 34 प्रकार के युग्म विकल्पी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें से मेंडल ने केवल 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन अपने प्रयोगों के लिए किया। दूसरा, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किसी लक्षण विशेष के लिए केवल शुद्ध जनकों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? शुद्ध जनकों का ही प्रयोग किया। और शुद्ध जनकों का निर्माण करने के लिए उसने बार बार स्वपरागण करवाया। क्या करवाया? बार बार स्वपरागण करवाया। और सबसे बड़ा जो मूल कारण था इसकी सफलता का वो ये था कि इस मेंडल ने अपने प्रयोगों के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी, स्टैटिक्स का सहारा लिया। किसका सहारा लिया था इसने? स्टैटिक्स या सांख्यिकी का सहारा लिया था और ये इसकी सफलता का मूल कारण था। प्रश्न मैंने आपको ये भी बताया था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? मटर के पौधे का चयन क्यों किया? क्यों उसको सेलेक्ट किया? तो उसके 4-5 कारण बताए थे। पहला कारण, मटर का पौधा छोटा होता है और हर्ब नेचर यानी शाकीय प्रकृति का होता है, जिसके कारण मटर को हम कम जगह पर
अधिक संख्या में उगा सकते हैं। पहला कारण ये था। दूसरा कारण था कि मटर का आयु काल, क्योंकि मटर 1 वर्षीय पादप है, इसका आयु काल 3 से 4 महीने का होता है। इसका तात्पर्य यह था कि इस पर किए गए प्रयोगों के परिणाम जल्दी प्राप्त हो जाते थे, इसलिए इसका चयन किसने किया। तीसरा कारण था कि मटर के पौधे में 34 विप्रयासी लक्षण पाए जाते थे, 34 प्रकार की 34 जोड़ी, जिनमें से 7 जोड़ी लक्षणों का इसने चयन किया। और चौथा कारण था कि मटर का जो पुष्प है वो बड़ा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है, जिसमें आसानी से इमैस्कुलेशन विपुंसन किया जा सकता है और इसमें आसानी से स्वपरागण अथवा परपरागण करवाया जा सकता है। तो ये प्रमुख कारण थे मटर के पौधे को चयनित करने के। अब बात करेंगे कि मटर के पौधे का चयन कर लिया, सफलता के कारण बता दिए। अब मेंडल ने आनुवांशिकता को समझाने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया। उन शब्दों को हम आज आपके सामने यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि मेंडल ने आनुवांशिकी की बात को समझाने के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया था। आज मैं आपको जेनेटिक्स, आनुवांशिकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसके विषय में पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे विप्रयासी लक्षण या अथवा युग्म विकल्पी लक्षण, इसका मतलब क्या है। तो ध्यान दीजिए, जीवों के ऐसे लक्षण जिनके 2 वैकल्पिक रूप होते हैं, सजीवों के ऐसे लक्षण जिनके 2 वैकल्पिक रूप होते हैं वे युग्म विकल्पी अथवा विप्रयासी लक्षण कहलाते हैं। जैसे मटर में लंबाईपन का लक्षण है लंबाईपन का, लेकिन उसके 2 वैकल्पिक रूप होते हैं, लंबापन और बौनापन, तो 2 रूप हुए उसके। तो ऐसे लक्षण जिसके 2 वैकल्पिक रूप हों वह युग्म विकल्पी लक्षण कहलाता है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है बहुविकल्पी लक्षण। ऐसे लक्षण जिसके 2 से अधिक वैकल्पिक रूप हों, वैकल्पिक लक्षण हो, वह बहुविकल्पी लक्षण कहलाएगा। तो युग्म विकल्पी लक्षण का तात्पर्य है कि सजीवों के वे लक्षण जिनके 2 वैकल्पिक रूप होते हैं वे युग्म विकल्पी लक्षण कहलाते हैं। ओके। दूसरी बात, हम बात करेंगे कारक या फैक्टर की। जब मेंडल ने आनुवांशिकी के क्षेत्र में प्रयोग किए थे और आनुवांशिकता से संबंधित नियम दिए थे, उस समय माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं हुई थी। इसने एक कल्पना की मेंडल ने कि सजीवों में प्रत्येक लक्षण की वंशागति जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, उसके लिए प्रत्येक सजीव में एक तत्व होता है, एक एलिमेंट होता है। उस एलिमेंट को मेंडल ने नाम दिया कारक या फैक्टर। तो प्रश्न पूछा जाता है कारक किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा सुन लीजिए। मेंडल के अनुसार सजीवों में उपस्थित वे विशेष तत्व जो जीवों के लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करते हैं, जीवों के किसी एक लक्षण की वंशागति को नियंत्रित करता है, वह तत्व कारक या फैक्टर कहलाता है। अब जब माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तो जोहानसन वर्ग ने मेंडल के इस कारक की खोज की कि ये क्या चीज़ है। तो मालूम पड़ा कि ये गुणसूत्र का एक पार्ट होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है जो किसी एक लक्षण की वंशागति को नियंत्रित करता है। जोहानसन वर्ग ने, किसने? जोहानसन वर्ग ने मेंडल के इस कारक को नाम दिया जीन। क्या नाम दिया? जीन। इसको कहा जीन। किसने कहा था? जोहानसन वर्ग ने इसका नाम जीन रखा बाद में। तो जीन अथवा कारक क्या है? तो कारक की परिभाषा हम यूँ कहेंगे, मेंडल के अकॉर्डिंग सजीवों के वे विशेष तत्व जो सजीव के किसी एक विशिष्ट लक्षण की वंशागति को नियंत्रित करता है वह कारक कहलाता है, जिसे आजकल जीन कहते हैं। तीसरा पॉइंट है एलील। तो मेंडल ने अगला शब्द बताया एलील क्या चीज़ होती है। इसको युग्म विकल्पी कारक भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, मेंडल के अनुसार सजीवों के प्रत्येक लक्षण की वंशागति को नियंत्रित करने के लिए एक कारक जिम्मेदार होता है। एक कारक जिम्मेदार होता है जिसको हम जीन कहते हैं। और इस कारक के 2 वैकल्पिक रूप हो सकते हैं।
यदि किसी कारक के दो वैकल्पिक रूप होते हैं तो वे दोनों वैकल्पिक रूप आपस में एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलील। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। मटर में लंबाईपन के लक्षण को नियंत्रित करने वाला एक कारक है कैपिटल टी। टी के द्वारा उसको प्रेजेंट करते हैं हम। लेकिन उस लंबाईपन के दो वैकल्पिक रूप मटर के पौधों में दिखाई देते हैं। कुछ पौधे लंबापन होते हैं और कुछ पौधों में बौनापन पाया जाता है। तो इसके दो वैकल्पिक रूप हो गए, लंबापन और बौनापन। तो लक्षण तो एक ही है लेकिन रूप अलग अलग हैं। तो प्रत्येक रूप के लिए, प्रत्येक लक्षण के लिए अलग अलग कारक होगा। लेकिन ये दोनों कारक एक ही जीन के हैं। जीन एक ही है, इसके दो वैकल्पिक कारक हो गए। एक लंबापन की वंशागति को नियंत्रित करेगा और एक बौनेपन की वंशागति को नियंत्रित करेगा। लंबापन के वंशागति को नियंत्रित करने वाला जो कारक है वो एक सामान्य कारक है जिसे कैपिटल टी, कैपिटल लेटर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। और जो सामान्य कारक होते हैं वो होते हैं अरूपांतरित। कैसे होते हैं? अरूपांतरित। अरूपांतरित जीन होता है ये। अगर ये रूपांतरित हो जाए तो फिर इसके द्वारा प्रॉपर लक्षण दिखाई नहीं देगा लंबेपन का। उसको हम स्मॉल लेटर के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ऐसे कारक जिसके दो वैकल्पिक कारक होते हैं, एक रूपांतरित और एक अरूपांतरित, वे दोनों कारक आपस में एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलील। जो अरूपांतरित कारक होता है वो वास्तविक कारक है जो सामान्य लक्षण दर्शाएगा, और जो रूपांतरित हो जाता है अथवा उत्परिवर्तित हो जाता है, उत्परिवर्तित, वह सामान्य लक्षण को नहीं दर्शाता है बल्कि उसके दूसरे वैकल्पिक रूप को दर्शाता है। जैसे लंबापन एक सामान्य लक्षण है लेकिन इसके रूपांतरित जीन के द्वारा बौनापन का लक्षण दिखाई दे रहा है, तो ये एक असामान्य जीन हुआ। लेकिन ये दोनों जीन जो हैं, ये दोनों कारक जो हैं, एक दूसरे के एलील हैं। क्या हैं? एक दूसरे के एलील। क्लियर? अब बात आती है, इसी एलील से निकलता है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। इसका तात्पर्य क्या है? ध्यान से सुने। मेंडल के अकॉर्डिंग प्रत्येक सजीव की द्विगुणित कोशिका में, प्रत्येक सजीव की द्विगुणित कोशिका के केंद्रक में प्रत्येक कारक, प्रत्येक लक्षण का कारक सामान्यतः युग्म अवस्था में पाया जाता है। जैसे ये युग्म अवस्था है, अकेला नहीं पाया जाता है। ये युग्म अवस्था है, ये युग्म अवस्था है। चार कारक बताए मैंने अलग अलग लक्षणों के। चारों कारक जो है सामान्य द्विगुणित कोशिका में, डिप्लॉयड सेल्स के अंदर युग्म अवस्था में पाए जाते हैं, पेयर की अवस्था में पाए जाते हैं। अब जो पेयर है उसमें उपस्थित जो कारक हैं वो समान हो सकते हैं अथवा असमान हो सकते हैं। यदि एक युग्म में उपस्थित दोनों कारक समान हो तो उस स्थिति को कहा जाता है होमोजाइगस या समयुग्मजी अवस्था। और यदि युग्म अवस्था में उपस्थित दोनों कारक एक दूसरे के एलील हों, यानी दोनों ही एलील प्रेजेंट हों, जैसे ये कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये दोनों एलील प्रेजेंट हैं, दोनों ही वैकल्पिक कारक प्रेजेंट हैं, तो इस स्थिति को कहेंगे हेटेरोजाइगस या विषमयुग्मजी अवस्था। क्लियर? होमोजाइगस स्थिति में समान कारक होते हैं, एक ही प्रकार का एलील होंगे, जबकि विषमयुग्मजी में दोनों प्रकार के एलील प्रेजेंट होंगे, दोनों असमान होंगे। क्लियर? तो समयुग्मजी और विषमयुग्म। जो समयुग्मजी अवस्था होता है उसमें समान युग्मक बनते हैं, और यदि विषमयुग्मजी अवस्था होती है तो उसमें असमान युग्मक, अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, अलग अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो समयुग्मजी का मतलब जब कारकों के एलील युग्म अवस्था में समान हो तो उसे समयुग्मजी कहेंगे। जब युग्म अवस्था में कारक के दोनों एलील प्रेजेंट हों, अलग अलग दोनों ही प्रकार के एलील प्रेजेंट हों, तो उसे कहा जाएगा विषमयुग्मजी हेटेरोजाइगस। फिर शब्द आता है आपका लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात। तो दे, और तीसरा अगला पॉइंट है प्रभावी लक्षण और प्रभावी कारक और अप्रभावी लक्षण और अप्रभावी कारक। ध्यान दीजिए,
किसी भी कारक या किसी भी जीन के दो वैकल्पिक रूप हो सकते हैं, दोनों वैकल्पिक रूप एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। इनमें एक अरूपांतरित होता है और एक होता है रूपांतरित या उत्परिवर्तित, जिसका उत्परिवर्तन हो चुका हो। जिसका उत्परिवर्तन नहीं हुआ हो, जिसमें कोई रूपांतरण नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, वो सामान्य कारक कहलाता है। ये ही प्रभावी कारक है और इसके द्वारा जो लक्षण प्रकट होगा वह प्रभावी लक्षण होगा। जबकि जो रूपांतरित जीन है, उत्परिवर्तित जीन है, उसके द्वारा प्रकट होने वाला लक्षण अप्रभावी लक्षण होगा और ये अप्रभावी कारक भी कहलाता है। कैसे व्यक्त करेंगे? तो मेंडल ने बताया कि विषम युग्मजीय अवस्था में एक जीन के दोनों एलील प्रेजेंट होते हैं, दोनों कारक प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दोनों कारकों में से एक ही एलील, एक ही कारक अपने लक्षण को प्रकट करता है, दूसरा एलील अपने लक्षण को प्रकट नहीं करता है। तो विषम युग्मजीय अवस्था में उपस्थित दोनों एलीलों में से जो एलील अपने लक्षण को प्रकट करेगा वह प्रभावी एलील या प्रभावी कारक कहलाएगा और इसके द्वारा प्रकट होने वाला लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाएगा। जबकि विषम युग्मजीय अवस्था में उपस्थित वह एलील या वह कारक जो दूसरे कारक की उपस्थिति में, दूसरे एलील की उपस्थिति में अपने प्रभाव को प्रकट नहीं कर पाता है, वह अप्रभावी एलील, अप्रभावी कारक कहलाएगा और इसका जो लक्षण है वह अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। तो ये विषम समयुग्मजीय और विषम युग्मजीय अवस्था हुई। विषम युग्मजीय अवस्था में दोनों कारक, दोनों एलील प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दोनों एलील में से केवल एक ही एलील अपने लक्षण को प्रकट करेगा और वो होता है प्रभावी। और प्रभावी कारक को हम कैपिटल लेटर के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा प्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर के द्वारा। जबकि जो कारक अपने लक्षण को विषम युग्मजीय अवस्था में प्रकट नहीं कर पाता है वह अप्रभावी कारक, अप्रभावी एलील कहलाता है और सामान्यतः इसको स्मॉल लेटर के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, जो वास्तव में एक रूपांतरित अथवा उत्परिवर्तित जीन होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं दोबारा आपको फोकस करा रहा हूँ। नीट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी भी कारक का रूपांतरित जीन होता है, रूपांतरित जीन होता है। पहला प्रभावी जीन, दूसरा अप्रभावी जीन, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा इसका? रूपांतरित जीन क्या है? प्रभावी, अप्रभावी, या दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? अप्रभावी जीन। कौन सा जीन है? अप्रभावी। यह पूछ सकता है। क्लियर? कौन से एलील को कैपिटल लेटर में प्रेजेंट करते हैं? प्रभावी जीन को। स्मॉल लेटर में किसको प्रेजेंट करेंगे? अप्रभावी को। प्रभावी जो जीन होता है, वो अप्रभावी जीन जो होता है, रूपांतरित जीन जो होता है, वो अपना लक्षण कब प्रकट करेगा? केवल समयुग्मजीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में? जब ये अपनी इस स्थिति में होगा तभी ये अपने लक्षण को प्रेजेंट करेगा, बौनापन। बौनेपन का लक्षण इस स्थिति में अप्रभावी जीन की समयुग्मजीय अवस्था में ही प्रकट होता है। अगर ये विषम युग्मजीय अवस्था हुई तो इसमें जो लक्षण प्रकट होगा वो होगा लंबापन। विषम युग्मजीय अवस्था में दोनों कारक प्रेजेंट हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन लक्षण एक ही प्रकट हो रहा है, लंबापन। कौन सा? लंबापन। बौनेपन का लक्षण प्रकट नहीं हो रहा है। लेकिन यदि अप्रभावी कारक समयुग्मजीय अवस्था में आ जाए तो वह अपना लक्षण प्रकट करेगा। तो ऐसे कारक जो समयुग्मजीय अवस्था में, ऐसे कारक या ऐसे जीन जो समयुग्मजीय अवस्था में तो अपने लक्षण को प्रकट करते हैं, किंतु विषम युग्मजीय अवस्था में दूसरे एलील की प्रेजेंस में अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाते हैं, वे अप्रभावी जीन, अप्रभावी कारक कहलाते हैं और इनके द्वारा जो लक्षण प्रकट होता है समयुग्मजीय अवस्था में वह अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। यहाँ तक की बात हो गई। तो ये सामान्य जो परिभाषाएं थी कि युग्म विकल्पी लक्षण क्या होता है, कारक क्या होता है, एलील क्या होता है, व्हाट इज द होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप, इसके बारे में नहीं बताया मैंने अभी। अब मैं इसकी बात करूँगा। तो ध्यान दीजिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों को सिद्ध करने के लिए, आनुवांशिकता के प्रयोगों के लिए उसने दो प्रकार के प्रयोग किए।
पहला एक जीनी वंशागति और दूसरा दो जीनी वंशागति। अब प्रश्न यहाँ भी बनता है कि एक जीनी वंशागति किसे कहते हैं, दो जीनी वंशागति किसे कहते हैं। तो इसके विषय में बताते हुए मैं आपको इन दोनों शब्दों को बाद में बताऊंगा, फिनोटाइप और जीनोटाइप के विषय में बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको एक जीनी वंशागति और दो जीनी वंशागति के विषय में समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। एक जीनी वंशागति और दूसरा है दो जीनी वंशागति। मतलब क्या है बेटा, ध्यान दो सभी भैया बहन। एक जीनी वंशागति, मैंने आपको बताया कि मेंडल की सफलता का एक कारण था कि इसने एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, ज़्यादा से ज़्यादा दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। तो मतलब क्या है, मेंडल के अनुसार केवल एक लक्षण के जीन अथवा कारक की वंशागति का अध्ययन करना एक जीनी वंशागति कहलाता है। केवल एक लक्षण अथवा एक जीन की वंशागति का अध्ययन एक जीनी वंशागति कहलाता है। इसे हम कहते हैं एकल संकर संकरण। इसे हम एकल संकर संकरण भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। जबकि यदि एक बार में दो अलग अलग युग्म विकल्पी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए, दो अलग अलग युग्म विकल्पी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे दो जीनी वंशागति। एक साथ दो अलग अलग विपर्यासी लक्षणों जीनों की वंशागति का अध्ययन एक साथ दो अलग अलग प्रकार के युग्म विकल्पी अथवा विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना, अर्थात उन लक्षणों के जीनों की वंशागति का अध्ययन करना दो जीनी वंशागति कहलाता है। इसे हम द्विसंकर संकरण अथवा डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। इसमें एक साथ दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। और जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करने के लिए शुद्ध जनकों के बीच करवाया गया क्रॉस, केवल एक युग्म विकल्पी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने के लिए दोनों वैकल्पिक रूपों वाले शुद्ध जनकों के बीच करवाया गया क्रॉस एकल संकर संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे शुद्ध लंबे मटर के पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने मटर के पौधे के साथ करवाया जाता है। ठीक है, तो एक ही लक्षण लिया है लंबाईपन का। लंबाईपन के लक्षण के दो वैकल्पिक रूप में, एक लंबा और एक बौना।
दोनों पौधे शुद्ध हैं, दोनों जनक शुद्ध हैं। मैंने आपको बताया कि मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोगों को समझाने के लिए शुद्ध जनकों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? शुद्ध जनकों का प्रयोग किया। तो यहाँ पर शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा लिया। लक्षण एक ही है, वैकल्पिक रूप दो है। लंबाईपन का लक्षण है, रूप दो हैं वैकल्पिक, एक लंबापन और एक बौनापन। ये दोनों जनक पहले अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनाएंगे। युग्मक बनते समय ये युग्म अवस्था बिक जाएगी। युग्मक में एक युग्म का एक ही कारक पहुंचेगा, इधर इसकी युग्म का एक ही कारक पहुंचेगा। ये युग्मक हैं, गैमिट, इनको कहा जाएगा जनक या पेरेंट्स। अब ये क्रॉस करते हैं, ये क्रॉस कहलाएगा क्रॉस या संकरण, और इसमें जो संतति प्राप्त होगी उसमें ये स्थिति आएगी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये प्रथम पीढ़ी है जिसको F1 फिलियल फर्स्ट पीढ़ी जनरेशन या प्रथम पीढ़ी कहते हैं, जिसके सभी पौधे लंबे होते हैं। सभी पौधे कैसे होंगे? लंबे होंगे। तो देखिए ये शुद्ध लंबा समयुग्मजीय अवस्था को प्रेजेंट करता है, शुद्ध बौना समयुग्मजीय अवस्था को प्रेजेंट करता है। लेकिन इन दोनों के क्रॉस कराने पर जो प्रथम पीढ़ी होती है वो विषम युग्मजीय होती है। जिनके बीच में हमने क्रॉस करवाया वो एक लंबा था और एक बौना था। इनके क्रॉस से जो संतान प्राप्त होगी सारे की सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए, बौना पौधा एक भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब हमने इसका स्वपरागण करवाया, इन पौधों में स्वपरागण करवाया, तो क्या देखते हैं कि जो दूसरी पीढ़ी प्राप्त होती है उस दूसरी पीढ़ी में इसके दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, या तो कैपिटल टी होगा युग्मक के अंदर या स्मॉल टी होगा। क्योंकि हम इसका इसी से स्वपरागण करवा रहे हैं तो दूसरे पौधे में भी कैपिटल टी होगा और स्मॉल टी होगा। ये गैमिट्स हैं, एक को हमने मेल मान लिया और एक को हमने फीमेल मान लिया, इनके बीच में क्रॉस करवाया। तो ये वाला युग्मक जब इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी यानी कि लंबा। फिर इसका क्रॉस इससे करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी प्रथम पीढ़ी से मिलता जुलता है तो ये भी होगा लंबा। इसका कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा। और चौथा जो पौधा बनाया है वो स्मॉल टी आएगा, वो कैसा होगा? बौना। तो यहाँ पर एक युग्म विकल्पी लक्षण के वैकल्पिक रूपों वाले शुद्ध जनकों के बीच क्रॉस करवाना एकल संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, जिसकी प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है जो प्रभावी लक्षण होता है। किंतु प्रथम पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण करवाकर जब दूसरी पीढ़ी प्राप्त की जाती है तो उस दूसरी पीढ़ी में 75% पौधे लंबे, 75% पौधे लंबे और 25% पौधे बौने प्राप्त होते हैं। चूँकि ये दूसरी पीढ़ी के पौधे में जो बौना पौधा बना है वो प्रथम पीढ़ी के लंबे पौधों के स्वपरागण से बना है, जो ये सिद्ध करता है कि प्रथम पीढ़ी के लंबे पौधे में बौनेपन का कारक उपस्थित तो है, बौनेपन का कारक उपस्थित तो है, लेकिन वो अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है। इसलिए इस कारक को अप्रभावी कारक कहा गया है। और जो कारक अपने लक्षण को प्रकट करता है उसे प्रभावी कारक कहा है, क्योंकि F1 पीढ़ी में विषम युग्मजीय अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? विषम युग्मजीय। तो ये एकल संकर संकरण है। अब इस एकल संकर संकरण के अंदर हम देखें जो संतान प्राप्त हुई है उनके भौतिक लक्षणों को देखते हुए संततियों का जो सरलतम अनुपात प्राप्त होगा। F2 पीढ़ी की जो संतानें प्राप्त हुई हैं उनके भौतिक लक्षण, जो लक्षण दिखाई देते हैं, दिखाई देने वाले लक्षणों के आधार पर इसका जो सरलतम अनुपात प्राप्त होगा वह अनुपात लक्षण प्ररूप अनुपात मीन्स फिनोटाइप रेशो कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए, एकल संकर संकरण का इसका जो लक्षण प्ररूप अनुपात है, लक्षण प्ररूप अनुपात मतलब फिनोटाइप रेशो जो निकल रहा है, इसका ध्यान दीजिए क्या निकल रहा है। कितने लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें?
एक तो लंबा पौधा दिखाई दे रहा है और एक बौना, तो दो ही लक्षण है, लंबे पौधे और बौने पौधे, इनका सरलतम अनुपात निकालना है। तो कितने लंबे हैं? 3 लंबे हैं। और बौने कितने हैं? 1। तो हमने केवल लक्षण लिया, क्या लिया? संतति के दिखने वाले लक्षणों के आधार पर जो सरलतम अनुपात प्राप्त होगा उस सरलतम अनुपात को बोलेंगे लक्षण प्ररूप अनुपात। जबकि संतति पौधों के जीनी संगठन या आनुवांशिक संगठन के आधार पर लिया गया सरलतम अनुपात, जीनी संगठन अथवा आनुवांशिक संगठन के आधार पर लिया गया सरलतम अनुपात, उसका जीन प्ररूप अनुपात अथवा जीनोटाइप रेशो कहलाता है। तो इसका जीन प्ररूप, ध्यान दो, जीन प्ररूप अथवा जीनोटाइप, जीनोटाइप जो रेशो निकलेगा वो क्या निकलेगा? देखिए कैपिटल टी कितने, एक तो ये जीनोटाइप है, दूसरा जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा जीनोटाइप क्या है? स्मॉल टी। क्या इन तीनों जीनोटाइप के अलावा कोई और दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है ना। अब इनकी संख्या देखो, कैपिटल टी वाले कितने हैं? 1 अनुपात। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं? और स्मॉल टी वाले कितने हैं? केवल 1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण का फिनोटाइप रेशियो लक्षण प्ररूप अनुपात तो कितना आता है? 3:1। जबकि इसका जीनोटाइप अनुपात कितना आता है? 1:2:1। यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है 1 नंबर का सवाल कि भाई एकल संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, और इसके आधार पर एकल संकर संकरण का लक्षण प्ररूप अनुपात अथवा जीन प्ररूप अनुपात कितना होता है। तो वो आपके सामने आ गया। क्लियर? अभी मैं आपको यहीं पर चल रहा हूं, उसको बाद में बताएंगे हम। मेंडल ने अपने एकल संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर आनुवांशिकता के 2 नियमों का प्रतिपादन किया। वैसे मेंडल ने कुल 3 नियमों का ही प्रतिपादन किया था, जिनमें से पहला नियम और दूसरा नियम, 2 नियमों का प्रतिपादन इसके आधार पर किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। वो दोनों नियम कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिए, पहला नियम दिया इसने इसके आधार पर, फर्स्ट लॉ दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा दिया उसने लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन यानी कि विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम। इस विसंयोजन के नियम का दूसरा नाम भी है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। इसको हम तीसरा नाम भी है युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम। और अंग्रेजी में एक ही नाम है इसका, लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन। इसको क्या कहेंगे हम? लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन कहेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहेंगे, जबकि इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विसंयोजन का नियम, पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर 2 आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, पहला प्रभाविता का नियम और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विसंयोजन का नियम। इन नियमों के बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। अभी बात करें हम 2 जीनी वंशागति की। मतलब मेंडल ने बताया कि जब एक बार में 2 अलग अलग युग्म विकल्पी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने के लिए वैकल्पिक रूपों वाले शुद्ध जनकों के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो उसे 2 जीनी वंशागति अथवा डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण कहते हैं। और मेंडल ने अपने इस द्विसंकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर अपना तीसरा नियम प्रतिपादित किया, जिसका नाम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या बोला मैंने? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो
द्विसंकर संकरण के आधार पर उसने प्रतिपादित किया। तो इस प्रकार मेंडल ने 3 नियम दिए। फर्स्ट, प्रभाविता का नियम, सेकंड, विसंयोजन का नियम, और तीसरा दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्लियर? इन तीनों नियमों के विषय में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है।